हाँ वही कहा मैंने, एक दो बच्चों से मुझे उम्मीद थी कि शायद उन्होंने खोल दिया होगा। कशिश, बेटी कशिश, श्रेयांश, शिल्पी, यस मैम। सिमरन, मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा था, तुमने देखा? आर्यन, यस मयंक, मैम। आर्यन, मयंक तो यस मैम। बोल लिया कर कभी। महक, प्रीति, यस आज मैम। यस मैम। बोला यार आज। यस मैम बोला है, पेपर तो नहीं खोला तुमने, सच बताना। ऑनेस्ट बच्चे इस क्लास के मुंह पे बोल देते कि नहीं यार सॉरी हो नहीं पाया लेकिन चलो जान ऑनेस्टी के होनी खुशी। चाहिए। हाँ ऑनेस्टी होनी चाहिए, है ना। वो अलग बात है कि वो ऑनेस्टी के बाद मरने का मन कर जाए मेरे, बट चलो ऑनेस्टी होनी चाहिए। मैम वो शायद पिछले साल का था नहीं। क्या? हाँ तो अरे सैंपल पेपर है, तुझे बस मैम वो रेफरेंस। टर्म 2 का था, टर्म 1 थोड़े चैप्टर्स टर्म 1 में भी आए थे उसमें से। हाँ वो उसमें हाफ पेपर है। अरे तुमको रेफरेंस यस ही मैम। लेनी है यार, पेपर कैसे करते हैं, यही करना है। आओ भाई। हम इस बार का बोर्ड का पेपर डिस्कस कर देते हैं, सैंपल पेपर। क्या चीज? इस मैम बार का इसका सैंपल पैटर्न भी पेपर, अलग है। इस बार का सैंपल पेपर डिस्कस कर मैम। इस बार तो 60 मार्क का पेपर होना है हमारा। हाँ तो ये 50 मार्क्स का ही है, वो 60 का आएगा, 10 नंबर के तो फर्क है। अगर यस मैम। तुमने पेपर देखा है तो कौन कौन से पेपर क्वेश्चन तो आएंगे, ये तो ये डिस्कस करेंगे हम। इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो डिस्कस होने वाले हैं भाई, पेपर डिस्कस होंगे सारे। जो मैम तुम्हारी वेबसाइट, ऑब्जेक्टिव करोगे या थ्योरी वाले? दोनों करेंगे, रुक जा अभी, शांति रख। यस। सुन, जो तुम्हारी साइट पे अपलोड हुआ है ना हिमाचल के, वो हम डिस्कस करेंगे यार, क्योंकि घूम फिर के तो वहीं से आना है, तो वो तो डिस्कस करना ही है हमने, उसको इग्नोर नहीं करने वाले हम। ओके यो मैम। ये क्या चल गया? अच्छा, ओ अच्छा, सबटाइटल चल गया, तो ये क्या हो रहा है? नॉनसेंस। हाँ है ना, अब बताओ। आइए देख बेटा, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, और 2 मार्क्स 2 के आते हैं, मार्क का, और 3 मार्क का, 3 मार्क्स के आते हैं, और 5। 5 मार्क। है ना। तो जो बढ़िया से प्रिपेयर होनी चाहिए, अच्छा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और लिखना आना चाहिए, वो 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो ये 2 चीजें तुमको सीखनी है, ठीक है। बीच वाले तो मुझे बता, तुम निपटा ही लोगे। एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। जैसे वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट विच प्रोटीन, अगर इस सेल के ऊपर वायरस आके लग गया, तो ये जो सेल है खुद को तो बचा नहीं पाए, लेकिन दूसरों को बचाने के लिए सिग्नल छोड़ता है। कौन सा प्रोटीन रिलीज करता है वो? इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स। ये आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कौन सी इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी के अंदर पड़ा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर पड़ा है? इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के अंदर पड़ा है। खोलो इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, पेज नंबर बताओ कौन से चैप्टर पे इनेट इम्यूनिटी मेंशन है, बोलो। मैम 150। 150 मिला। हरीश तेरे कौन से पेज नंबर पे? मैम ढूंढ रहा। अबे स्टार्टिंग में होगी भाई, सबको मिला 150 पे? यो मैम। बेटा उसको टिक कर, इनेट इम्यूनिटी पढ़नी है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता था ना, उससे स्पेसिफिकली आया, दैट मींस इट इज इंपॉर्टेंट। नीचे आते हैं तब तक। एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू एलर्जन, एलर्जी ई के अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन सी लगती है? IgE। हाँ, तो एंटीबॉडी का डायग्राम बना, कार्टून वाला निकालो। कौन से पेज नंबर पे? 135। 135। तुम्हारे किसके बेटे? 151। 151। बेटा स्टार बना लो। अब इसमें एक बड़ा क्वेश्चन दिया नीचे, ये आता एंटीबॉडी का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, चाहे छोटू आए चाहे बड़ा है, आएगा जरूर। डाइएसिटाइल मॉर्फिन इज एन डैश, कहां से निकलता है? ओपियोइड। ओपियोइड्स। ओपियोइड्स आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का कौन सा? ड्रग्स वाला। कितने टाइप के ड्रग्स करे थे हमने? 3 टाइप्स। हाँ ओपियोइड्स, दूसरा कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स, और तीसरा प्रोपोअल्कलॉइड। एल्केलॉइड्स, है ना। उसके बाद हमने छोटी सी जो चीजें करी थी, जो नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई थी, अगर आपने देखा है, जहाँ पे डार्ट में भर के कौन सा केमिकल डालते, तो ये ड्रग्स वाला पार्ट है। तो जरूरी नहीं है ना ये क्वेश्चन दे दे तुमसे ओपिएट, इस बार कैनाबिनोइड पे क्वेश्चन दिया जा सकता है ना। तो दिस इज अ ड्रग वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का। पेज नंबर कौन सा है? 142। 158।
143। तो मैं तुमको ऐसे अंडरलाइन क्यों करा रही हूँ, तुम तो चैप्टर पूरा ही पढ़ोगे, तुम चैप्टर चाहे पूरा पढ़ो, लेकिन उस चैप्टर में ये वाला पार्ट मत छोड़ना, क्योंकि कभी इससे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट माना गया, ठीक है। इसलिए मैं तुम उस ये टॉपिक बता रही हूँ, तो उसके ऊपर ऐसे स्टार लगा दो कि जब मैं पढ़ूंगा ना या पढ़ूंगी ये चैप्टर, मैं इस टॉपिक को जरूर अपने माइंड में रिवाइज अच्छे से करके जाऊंगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। निकोटीन किसको स्टिमुलेट करता है? निकोटीन लेने से यूरिनेशन ज्यादा होती है, दैट इज रिलेटेड टू एड्रिनल ग्लैंड। ये चलो ह्यूमन क्या कहते हैं हार्मोन वाले पार्ट से रिलेट होके आ गया ज्यादा, ये एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसका जो बाहर वाला पार्ट होता है उसमें एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है ना, तो निकोटीन उसके ऊपर जाके इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये चलो मे बी तुम्हें ना आता हो, दैट इज फाइन, थोड़ा सा बाहर का होगा ये। स्विस चीज बेटा, टॉम एंड जेरी वाली चीज कौन बनाता है? बैक्टीरिया। प्रोपियोनी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। शर्माने वाला बैक्टीरिया, नाम क्या था? प्रोपियोनी प्रोपेनी बैक्टीरिया। बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनी शर्मानी। पेज नंबर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पेज नंबर, राइट हैंड साइड पे डायग्राम्स के राइट हैंड साइड पे पैराग्राफ है, उसे एक पैराग्राफ में सब कुछ है, टोडी वोडी सब मेंशन है। मैम 181। 181 बेटा। दूसरा एक और चीज था जो नीले कलर का था, मैम रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज है ना, तो कौन बनाता था वो? फंजाई। फंगस। फंजाई। तो बेटा इस बार वो पूछ सकते हैं ना आपसे, रॉकफोर्ट चीज, तो उसको अंडरलाइन कर लो। दो तो चीज थे, एक पूछ लिए, एक और पूछ सकते हैं। डन। योयो मैम। आते हैं यस। बेटा, इसी पैराग्राफ में ही है आई थिंक, आपको सिट्रिक एसिड एसिटिक एसिड बनाने वाले मेंशन है। योयो मैम। ये जो चैप्टर है ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, आप चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो कहीं से भी पढ़ो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपको नोट से जरूर करना है, क्योंकि नोट्स में हर चीज के ना फ्लो चार्ट बने हुए थे, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे डायग्राम्स बना रखे थे हमने, माइंड मैप्स बना रखे थे, तो माइंड मैप से याद होगा। ये चैप्टर पूरा लर्निंग का है, बहुत अच्छे से लर्निंग होनी पड़ेगी इसकी, तब जाके होगा। तो सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता था? एस्परगिलस नाइगर। एस्परगिलस नाइगर्स। कौन से पेज नंबर पे लिखा है बेटा? 183। 183। जाओ सारे एस्परगिलस नाइगर पे जाओ बेटा। एसिटोबैक्टर एसिटिक क्या रिलीज करते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड। पेनिसिलियम नोचेटम, पेनिसिलिन। दिस इज एन एंटीबायोटिक, है ना। तो ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है, ये तो लर्निंग वाला पार्ट है ना, ये आपको करना पड़ेगा लर्निंग, तो ये नोट से करना। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली, सात्विक, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मैकेनिकल ट्रीटमेंट। बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट जब भी आंसर Biology. करना होता है, एरोबिक सुनो बैक्टीरिया। एक सेकेंड यार, मैंने स्पेसिफिकली पूछा है ना, तो मेरे को उसको क्लियर करने दो ना यार। तुम्हें करती हूँ मैं, बीच में बोलता है कोई, फिर गलत बात है ना, क्लियर करने दो उसको। बेटा जब भी ट्रीटमेंट की बात थी सीवेज की, तो हमने पढ़ी थी प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और किसी किसी केस में टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट था जहाँ पे ऊपर की चीजों को उठा दिया, तो ये फिजिकल था। सेकेंडरी था हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जहाँ पे हमने बैक्टीरिया यूज करे थे और फंगाई। कौन से बैक्टीरिया थे बच्चों? एरोबिक, एनारोबिक? एनारोबिक। एरोबिक। एरोबिक थे बेटा। इनको मानने के लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही पार्ट था सेटलिंग टैंक, जहाँ पर हम भेजते थे और फ्लॉक्स को खत्म करते थे, देन वी यूज द एरोबिक बैक्टीरिया। हाँ ठीक है। टर्शियरी ट्रीटमेंट में अपन क्लोरीन डालते हैं। देखो जब कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आंसर पे जब मत क्या करो, अगर वो प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन है, जैसे ये सीवेज ट्रीटमेंट है, विच इज अ प्रोसेस, है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली प्रोसेस में वो तुम्हें बीच में से क्वेश्चन पूछेगा। वो पहले लाइन क्यों पूछेगा यार, वो तो सबको पता है, तो वो बीच में से पूछेगा। तो अपने माइंड को ना 30 सेकेंड्स दिया करो और एक बार प्रोसेस को याद किया करो कि तुमको याद है प्रोसेस। अगर तुमको नहीं याद है तो तुम्हें ऐसे रिकॉल करने से समझ आ जाएगा, फिर तुम उसको टॉपिक को पढ़ लेना ना, अभी तो तुम प्रैक्टिस ही कर रहे हो। तो रिकॉल योर टॉपिक, ठीक है। तो रिकॉल करते तब आंसर सही आता है, नहीं तो गलत हो जाता है। समझ आई? योयो मैम। योयो मैम। इससे हमने ये सीखा, which of the following is a free living nitrogen fixing material। ये जरा मोनीरा से कंपेयर होके आ गया, तो आंसर इज बी। ये तुम लर्न ही कर सकते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये ना आता हो, एंड दैट इज फाइन यार, कुछ क्वेश्चन छोड़े भी जा सकते हैं, है ना। तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं ना, नहीं याद तो। लाइकन, व्हाट इज लाइकन? एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। सिम्बायोटिक। एल्गा जब फंजाई के साथ बॉन्ड बना लेता है, साथ रहने लग जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं लाइकन। ये आपको अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। तो 11th ग्रेड की बुक का पार्ट है ये, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर है ना,
जहाँ वायरसेस हैं। यस मैम। अभी 11th की बुक है आपके साथ, पढ़ी? यो-यो बड़ी मैम। बेटा जो वायरस वाला पार्ट खोलो, वहां पे ओपी डायनर है ना, लेफ्ट राइट हैंड साइड पेज पर टॉप पे, वहां पर देखो नीचे पैराग्राफ में लिखा है लाइकन एंड माइकोराइजा को मेंशन किया होगा। तो यो-यो लाइकन इज एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। और अगर मैं फंजाई को प्लांट की रूट्स के साथ लगा लूं, जैसे पाइनस के साथ लगा लूं, माइकोराइजा। राइजा। देन इट इज अ माइकोराइजा। क्यों ये लिखवा रही हूँ? क्योंकि ये एसोसिएशन पे तो आता है आंसर, है ना। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर देते हैं थोड़ा सा, सॉरी ये न्यूट्रिएंट इकट्ठा करने में मदद कर रहे हैं, सॉरी नॉट नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक और होता है, अगर देखो रूट्स ऑफ हायर प्लांट, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल पाइनस होगा, ठीक है, तो पाइनस इज नथिंग बट अ जिम्नोस्पर्म। वैसे एक और प्लांट होता है साइकस, इट इज आल्सो जिम्नोस्पर्म। मान लो तुमको नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, दैट इज फाइन, अभी के लिए ठीक है, 11 करेंगे तो आ जाएगा। साइकस के साथ भी फंजाई लग जाता है, साइकस के साथ हमारे बैक्टीरियाज लगते हैं, वो एसोसिएशन को अपन बुलाते हैं, कैसी रूट्स होती है वो? दोज आर नोन एज कॉरेलॉइड रूट्स। सुने, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आती है, ठीक है। ये आप करोगे जब प्लांट किंगडम करेंगे ना, तब आएगा। तो ये 3 एसोसिएशन है जिसका जिक्र होता है, क्योंकि इनका मोस्टली आसपास ही जिक्र होता है ना, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। तो एक बार अपनी कॉपी में लिख लो साइड में। आपको जो आ सकती है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, वो लाइकन आ सकता है या माइकोराइजा आ सकता है। क्लियर? यो-यो मैम। यस मैम। An enzyme which catalyze the removal of nucleotide from the end of DNA। बाहर से कॉर्नर से डीएनए निकालेंगे तो वो कौन से एंजाइम होंगे? एक्सोन्यूक्लियोसिस। एक्सोन्यूक्लियस। एंडो वाले अंदर से करते हैं, लाइगेज जोड़ते हैं, पॉलीमरेज चेन को लंबा करते हैं, तो सिर्फ एक्सोन्यूक्लियस इज द आंसर। While isolating DNA from bacteria, which enzyme is not used? Not देखा तुमने तो ऊपर कैंसर लिख दिया। तो अगर ये बैक्टीरिया है और ये उसके अंदर डीएनए है, मैं इस डीएनए को बाहर निकालना चाहती हूँ सही सलामत, तो मुझे सेल को पूरा तोड़ना है, इसके लिए मैं एंजाइम डालूंगी। कौन सा एंजाइम ना डालूं ताकि मुझे सही सा डीएनए मिल जाए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। हाँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस क्या करेगा? ये कर देगा ब्रेक डीएनए। मेरे को डीएनए थोड़ी ब्रेक करना है, तो मेरे को जिंदा चाहिए ना, तो आंसर वुड बी सी। अभी कौन से चैप्टर का पार्ट है? बायोटेक। बायोटेक का। बायोटेक में एक डायग्राम है, राइट हैंड साइड पे देखो, ऐसे ट्यूब बनी है, उसमें से डीएनए बाहर निकाल रही है, स्पूलिंग दिखा रहे हैं आपको। यस मैम। कौन सा पेज नंबर है? 201। 201 बेटा, 201 पे ना ऐसे कर ले, ऊपर स्टार बना ले, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगी बात कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस नहीं डालना होता। नोट्स में भी है पर यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। स्पेशल लाइन है, तो यहाँ पर आपको लाइन मिलेगी, उसे अंडरलाइन कर लेना। नीचे है थोड़ी, मुझे एग्जैक्ट लाइन का नंबर नहीं याद। देखो मैंने कहा था ना बीटी कॉटन से क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ भी आया हुआ है, अरे आएगा ही। क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया देमसेल्फ। ये बैक्टीरिया है हमारा। टॉक्सिन इज इनएक्टिव। हाँ, तो ये बैक्टीरिया ने बनाया बीटी टॉक्सिन। तो कौन से जीन से बनाया? जीन का नाम क्राइजीन। 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 उसने प्रोटीन बनाया, क्राई प्रोटीन, सी बड़ा होना चाहिए। क्राइप्रोटीन। लेकिन ये वर्क क्यों नहीं कर रहा बैक्टीरिया के अंदर? बिकॉज इट इज एन इनएक्टिव वन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। यो-यो मैम। तो यस। एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इससे प्रूव होती है ये बात, राइट। तो एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस करके जाना, आपको कोई ना कोई रेपिटेशन मिल सकती है यार, फिर बहुत दुख होगा कि करके नहीं है। अब देखो मैं बोलता फुल फॉर्म्स आ जाती है, तो ये जीईएसी हमने अपने जब हम चैप्टर रिवाइज कर रहे थे हमने टॉप पे लिखा था ना। यो-यो जीईएसी स्टैंड्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। बी, है ना। तो अगर मैं बोलूं क्लास में लिख लिया करो, तो प्लीज लिख लिया करो। दैट मींस फुल फॉर्म आती है, स्कूल में पूछी जाती है, नीट में भी पूछते हैं। दिस इज अ नीट का क्वेश्चन, पीवाईक्यू है यार, ये ईयर नहीं पता मुझे, लेकिन ये पीवाईक्यू है। तो मैंने कहा था अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, आप चैप्टर प्रिपेयर करके पीवाईक्यू लगा लो, पीवाईक्यू से क्वेश्चंस आते हैं। कोमेंजलिज्म, दिस इज एन इंटरेक्शन। बेटा इंटरेक्शन वाला पार्ट कौन से पेज नंबर पे है? 197। 197। देखो 197 पे जो इंटरेक्शंस है, ध्यान से सुनना, इंटरेक्शंस में आपको क्या पढ़ना है। इंटरेक्शन से एक क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, ठीक है। तो उसको ना ऐसे स्टार बना लो, पक्का एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से आएगा वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। इंटरेक्शन में 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनती है जिस जो भी इंटरेक्शन का नाम है उसकी डेफिनेशन, ठीक है, सीधी सीधी डेफिनेशन बनती है। वो डेफिनेशन से मैच द फॉलोइंग दे सकते हैं, या फिर आपको कह सकते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग ब्रीफली, और आपको कमेंजलिज्म दे देंगे, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है।
दूसरा क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा डिफिकल्ट, जैसे एमसीक्यू में आ सकता है, दैट इज एग्जाम्पल। आपको पूछ लेंगे, बताओ भाई ऑर्किड का क्या एग्जाम्पल है, किस तरीके का रिलेशनशिप है, ठीक है। या फिर वो आपको पूछ लेंगे कि एक टीनिया सोलिया रह रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, बताओ कौन सा रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल लेकिन एनसीईआरटी के ही होंगे, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ होंगे एनसीईआरटी के, इससे बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको एग्जाम्पल आनी चाहिए। तो इंटरेक्शन से क्वेश्चन आना 100% है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आई कैन अश्योर यू दैट, हर साल आता है ना, बहुत ही कमाल की बात होती है इंटरेक्शन से क्वेश्चन आए, इवन नीट में भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा इंटरेक्शन से। तो या तो डेफिनेशन पे क्वेश्चन बनता है या एग्जाम्पल पे, तीसरी कोई चीज ही नहीं है। डायग्राम उसमें सिर्फ वो ऑर्किड वाला लास्ट में मेडिटेरियन ऑर्किड का एक डायग्राम आता है, इसके अलावा तो कोई और डायग्राम है नहीं। एक वो आपका आता है फिग वाला, तो छोटे छोटे डायग्राम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो या तो डेफिनेशन आएगी या एग्जाम्पल आएगा, एंड दिस विल कम फॉर श्योर। उसको स्टार बनाओ और वो करके जानी इंटरेक्शन। वो डब्बा है ना, कभी कभार वो डब्बा भरने के लिए आ जाता है, बताओ प्लस कहाँ लगेगा माइनस कहाँ लगेगा, तुम्हें डेफिनेशन आती होगी तो तुम बता सकते हो ना, राइट। Yo-yo मैम। तो मेक श्योर कि Yes, आप sir. ये पक्का रिवाइज करके जाओ, इसे बढ़िया से स्टार बना ना। कमेंजलिज्म में क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी। सी ऑप्शन। C. दैट इज एक को बेनिफिट हुआ और दूसरे को कतई कोई फर्क नहीं पड़ा, कमेंजलिज्म है। माइक्रोराइजर देखो ऊपर करा था, लाइक करना। अब देखो ऐसी होता है जब आप किसी टॉपिक के साथ का ऑप्शन प्रिपेयर कर लो ना, तो आप नेक्स्ट टॉपिक प्रिपेयर कर लो, इट इज अ फैक्ट पीवाईक्यू में। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सारे ऑप्शंस देख लिया करो प्रैक्टिस के टाइम में, क्योंकि उन्हीं में से पेपर आता है। देखो माइक्रोराइजर सिम्बायोटिक एसोसिएशन है हायर प्लांट्स की विद फंगस। फंगस, Fungus. फंगस। फंगस। तो हमको ये कैसे याद रखना है कि ये जो भी इंटरेक्शन है हमने फंगस के रिस्पेक्ट में पढ़ी है, एल्गी के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ी। एल्गी मत घुसा देना किसी के साथ। और दूसरा ये भी याद रख सकते हो, अगर प्लांट की रूट्स है तो खाना खुद बना रही है, एल्गी इज अ प्लांट किंगडम का पार्ट, ये भी खाना खुद बना सकता है, तो आपस में रिलेशनशिप में क्यों आएंगी? दोनों तो मेहनत कर ही रहे हैं। फंजा है जो भूखा है बेचारा, हेटेरोट्रॉफिक है, और रूट्स ऑटोट्रॉफिक प्लांट की है, तो वो एक दूसरे को रिलेशनशिप दे सकती है कि प्लांट खाना देगा, फंजाई हाइफा की मदद से न्यूट्रिएंट प्लांट को देगा। तो दिस इज अ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक, व्हिच इज अ पॉजिटिव, दोनों को फायदा हो गया ना। ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अगर सारे के सारे माइक्रोराइजा मतलब एसोसिएशन आप हटा दोगे ना, सारे फंगाई हटा दोगे, जो पाइनस की ट्री आपको हिमाचल में मिलते हैं ना नीडल वाले, वो खत्म हो जाएंगे इनके बिना, इनके बिना वो न्यूट्रिएंट नहीं अब्सॉर्ब कर पाएंगे। सो दिस इज एन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, मर जाएंगे एक दूसरे के बिना, ऑब्लिगेट। मैमल फ्रॉम कोल्डर एरिया हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स, ये रिलेशनशिप को आप क्या बुलाते हैं इस रूल को? एलेन्स रूल। Allen's rule. हाँ खोलो एनसीईआरटी में, इकोलॉजी में कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड पेज पे टॉप में लिखा हुआ है, पेज नंबर बताओ, लेफ्ट साइड पे टॉप पे पेज नंबर बताओ। मैम 226। 226 कौन सा चैप्टर है बेटा? मैम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हरीश टेक बेटा, मिला ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में योयो मैम। कौन सा पेज है तेरा? 206। 206, ठीक है। एलेन्स रूल, एलेन्स रूल क्या कहता है कि ओवरऑल ऑर्गेनिज्म ने उसकी एक्सट्रीमिटी छोटी हो जाती है, कान नोज छोटी हो जाती है। मछलियों की जल्दी कान छोटे छोटे थे, मम्मी के छोटे छोटे कान है, छोटे छोटे नोज है, तो एक्सट्रीमिटीज की बात करता है ये। हाँ बेटा बोल, हाँ हाँ बोल ले अंशिका, क्या हुआ बेटा? तेरी आवाज नहीं आ रही है, तेरा कैमरा भी ऑन है और तेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। अब तो गलती से कोई बटन प्रेस हो गया या फिर पढ़ते पढ़ते सो गई है। ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें बोलने का बारी थी। एक्सट्रीमिटी छोटी होगी तो एलेन्स रूल। ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसमें एक्सट्रीमिटी अडल्ट में बड़ी हो जाती है? हार्मोन से रिलेटेड थी, हाइपर सिक्रीशन होती थी किसी हार्मोन की, एक्सट्रीमिटीज बड़ी हो जाती थी, जॉ बाहर की तरफ आ जाता था। दैट वाज हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और इसको अपन बुलाते थे एक्रोमेगैली। ठीक है, ये नीट का बहुत फेवरेट है, इसलिए अभी इससे रिलेटेड हो गया तो मुझे याद आ गया। ओके Yes, ma'am. तो अभी 11th नहीं याद आ रही, दैट इज फाइन, लेकिन जब भी आएगा मैं तुम्हें एक बार तो रिकॉल कराऊंगा, ये भी इसी वजह से तुम्हें याद रहेगा। विच फॉरेस्ट इज नोन एज, कम ऑन यार, इसका आंसर क्या है? Amazon rainforest. अमेरिकन रेन फॉरेस्ट। Amazon. हमेशा आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा जो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, तो हमेशा सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कभी स्किप मत करना पड़ना हमेशा। द एक्टिव केमिकल ड्रग रेज़ोप्राइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, देखो राइट हैंड साइड, वोमिटोरिया। पहले मेरे को बताओ कौन से पेज नंबर पे आंसर सही है। राइट हैंड साइड पे देखना 3 पॉइंट्स है, उनमें से फर्स्ट पॉइंट के अंदर एग्जांपल है रिवॉल्व वोमिटेरिया का।
चैप्टर के स्टार्टिंग का सेकंड पेज है यार, मैम 259 259 चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हरीश मिला बेटा देखो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मिला, हो गया No, ma'am. बेटा। बस पैराग्राफ की हेडिंग क्या थी? स्पीशीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी लिखा होगा। हरीश लिखा है? EOM, ma'am. जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर वॉल्फिया वॉमिट एरिया है। तो सीधा आंसर है। बायोडाइवर्सिटी से तो ये लर्निंग वाला पॉइंट है। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, बेटा प्लेन वाली यार हाइपोथेसिस कहाँ पढ़ी थी? टिलमैन कॉन्सेप्ट के बाद पढ़ी थी। सेकंड पैराग्राफ है, बड़ा सा पैराग्राफ है एक, देखो कहाँ है, राइट हैंड साइड पे सेकंड थर्ड पैराग्राफ के अंदर मेंशन है, ढूंढो। 263 क्या कुड़कुड़ कर रही है ये? 263 चैप्टर मैम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में ही। 263। हरीश देखियो कहाँ मिला तुझे टिलमैन का कॉन्सेप्ट। इसकी हेडिंग क्या है बेटा 263 की? मैम द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज 218. डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। ठीक है, किस पे हरीश तेरा? 218. 218। रिवर पॉपर हाइपोथेसिस क्या कह रही थी कि जो प्लेन है वो रिप्रेजेंट करता है, इसमें बस यही गलती होती है यार, लिख लो वहीं उसी एनसीईआरटी के साइड में, प्लेन रिप्रेजेंट इकोसिस्टम एंड रिविड रिप्रेजेंट स्पीशीज। स्पीशीज। Species. तो सिंपल सी बात है कि प्लेन बढ़िया चल रहा है, अगर आप उसमें से रिवर्ट यानी उसकी स्पीशीज यानी कि उसके स्क्रू निकाल दोगे, रिवर्ट इज नथिंग बट स्क्रू, स्क्रू निकाल दोगे तो प्लेन डिसबैलेंस हो जाएगा और एक टाइम के बाद कोलैप्स हो जाएगा। तो इकोसिस्टम से भी स्पीशीज निकालते रहोगे वो कोलैप्स हो जाएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट था कि अगर प्लेन चल रहा है और उसके तुम सीधा इंजन से तुम निकाल लो स्क्रू तो वो जल्दी क्रैश होगा। वैसे इकोसिस्टम से अगर तुम कीस्टोन स्पीशीज निकाल लोगे तो वो जल्दी से बर्बाद होगा। तो इसी के साथ आपको कॉन्सेप्ट आ जाता है कीस्टोन स्पीशीज। देखो वहीं पर नीचे लिखा होगा, आपको कहीं दिखेगा, मिला कीस्टोन स्पीशीज, उसी पैराग्राफ में देखो। मैम कीस्टोन स्पीशीज होती है जिसका नंबर ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर उसको हटा दिया ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे अगर स्कूल में स्टूडेंट का नंबर और टीचर का नंबर, किसका नंबर ज्यादा होता है? Student. Students. स्टूडेंट का नंबर, है ना। लेकिन अगर तुम सारे टीचर निकाल दो क्या स्कूल चल पाएगा? नो मैम। No, ma'am. तो टीचर का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, समझ आई बात? तो वो कीस्टोन स्पीशीज ना इकोसिस्टम में वही स्पीशीज है जिसका इम्पैक्ट ज्यादा है, नंबर कम है ना। जैसे कोई ऑफिसर है तो ऑफिसर का नंबर इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जितने जिले वो संभालते हैं, जितने एरियाज वो संभालते हैं, उनका नंबर ज्यादा होता है। तुम एक ऑफिसर हटा दो, एक अच्छे ऑफिसर को हटा दो किसी पूरे गांव से, तो वो सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा सिस्टम। तो ये वैसे ही है। तो जंगल में जैसे शेर होता है, शेर के नंबर कम होते हैं, है ना, छोटी छोटी फैमिली होती है इनकी, लेकिन शेर को हटा दो तो डियर की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है कि वो सारी ग्रासेस खा जाएगी। तो उस पर डिपेंडेंट जितने भी और एनिमल्स थे वो सब, उनकी डेथ हो जाएगी ना हर्बीवोर्स की। सो कीस्टोन स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो रिवर पॉपर हाइपोथेसिस के साथ ही कवर हो जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन मैंने कल बोला था, वैसे क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, पर अगर बनता है तो बन सकता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में देखो आज बनी है, इस पे इसका आंसर क्या होगा? C. सी, प्रिजर्वेशन एट वेरी लो टेम्परेचर, लिक्विड नाइट्रोजन में आप डाल दो सीड को या फिर स्पर्म को। तो इसमें टेम्परेचर कितना था? माइनस Minus 196 degrees Celsius. 196 डिग्री सेल्सियस। बेटा कौन से पेज नंबर पर पढ़ा है क्रायो प्रिजर्वेशन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था ना, पोलन के वो टैबलेट्स के नीचे था। 8. तेरा 8 है, दूसरा का 24. 24। तो वहां पे क्रायो प्रिजर्वेशन को स्टार बना लो, जब पढ़ोगे तो इस पे ध्यान दे देना। विच इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बेटा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे आपका क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स का भी बनता है आपका क्वेश्चन, इस पे 1 मार्क का भी बनता है, 3 मार्क का भी बनता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैवॉक ढूंढो, हायोक सॉरी। अरे यार क्या बोल रही हूँ मैं, HOOAC, होएक ढूंढो। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन। लेफ्ट हैंड साइड पेज पे था, सेकंड पैराग्राफ होगा, उसी के नीचे पॉइंट्स लिखे और वहां पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मेंशन है।
ढूंढना कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पेज पे है। मैम 266 264 264 या 266 पे है अभी, हॉटस्पॉट का है। मैम 266 पेज पर है। 266 पे हॉटस्पॉट। हाँ 266 पे मैम मिला वो सबको, एक 264 पे। उससे आगे जाके मिला। अच्छा आगे का प्रिंट है। नए वाली बुक में बेटा कौन सा चैप्टर है ये बेटे बच्चों? मैम बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हरीश बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे बेटा। सो इसमें एक तो एसी ये जो था ना बायोडाइवर्सिटी, मतलब मेन रीजन क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस के, वो HOAC से याद किया था हमने। एक तो इस पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, एक लंबा क्वेश्चन बन सकता है 2 से 3 मार्क्स का। हॉटस्पॉट के ऊपर हर तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? एक छोटे छोटे एरियाज होते हैं जिसमें एरिया बहुत कम होता है लेकिन बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज होती है। देखो वहां पे एंडेमिज्म लिखा होगा, यो मैम। यस अंडरलाइन पर। एंडेमिक स्पीशीज मतलब वही मिलती है, जैसे कैंगरू अफ्रीका में मिलते हैं, कैंगरू हमारे यहाँ तो नहीं मिलते ना, हमने जू में रखे, नेचुरली तो नहीं मिलते, तो एंडेमिक है कैंगरू वहां के, यहाँ नहीं मिलते। एंडेमिक स्पीशीज होनी चाहिए, प्लांट्स की भी एनिमल्स की भी। बहुत छोटा सा एरिया होना चाहिए, लेकिन इतना सा एरिया अगर बचा लो ना तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल बच सकते हैं। उन एरियाज को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। दूसरा क्वेश्चन बनता है इंडिया में कितने हैं, तो कितने हैं इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अकॉर्डिंग टू 3 एनसीईआरटी? 3 3। क्या क्या नाम है बेटा उसके? मैम वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालयस। वेस्टर्न। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका को हम एक ही में कंसीडर करते हैं, बनाते हैं ना इंडिया का मैप। मैप तो बन लिया मुझसे, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं मैप। ये हमारा ईस्ट आ गया है ना, तो हम लोग बनाते हैं, ये है हमारे वेस्टर्न घाट्स। श्रीलंका ऑब्वियसली हमारी कंट्री का पार्ट तो नहीं है, लेकिन जब हम हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो हम इसको अपने में कंसीडर कर लेते हैं। तो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एक हॉटस्पॉट है इंडिया का, ठीक है। इंडो बर्मा रीजन बहुत फैला हुआ है, इंडिया से बाहर का भी है, लेकिन हम ईस्टर्न पार्ट को कंसीडर करते हैं, जहां पर मेघालय है, सेवन सिस्टर्स है, इसकी कहानियां मैं तुम्हें हजारों बार सुनाती हूँ। गई थी मैं, बहुत बढ़िया था, रेन फॉरेस्ट था। ये इंडो बर्मा है, ठीक है। और हिमालयन रेंज तो आप लोग रह ही रहे हो, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हो, ये हिमालयन रेंज आ गई है ना, सारे हिमालय यहाँ पर आ गए। तो ये है हमारे पास 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एक ही है, अलग मत कर देना, 4 नहीं है ये, 1 2 3। तो ये क्या पूछ रहा था, हॉटस्पॉट नहीं हो, आंसर वुड बी डी। डी। अपने पास तो सारे ही है, राइट। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका में एक ही है। और इंडो बर्मा में वो म्यांमार की तरफ चले जाते हैं यार, म्यांमार का पार्ट भी आ जाता है, बहुत सारा पार्ट आता है, ठीक है। चाइना का हिस्सा भी उसमें इंक्लूड होता है, लेकिन हमारा इंडिया भी कंट्रीब्यूट करता है, ईस्ट इंडिया कंट्रीब्यूट करता है इंडो बर्मा, तो वो इंडिया के अंदर हम कंसीडर करते हैं। नाउ आ जाओ भाई, अब लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाए, यो मैम। ठीक है। मैम। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। मुझे बताओ कौन से पेज नंबर पे एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल बना हुआ है? 135। 135, ठीक है। कॉपी पेंसिल पढ़ी, कॉपी पेन पेंसिल सब पढ़ा है? मैम। ठीक है बेटे, यू हैव 2 minutes टू लर्न दैट डायग्राम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्लियरली लर्न करना डायग्राम, 2 minutes इन अ वेरी सीरियस नोट। अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे, उसमें काम आएगा। मैम ये H2L2 वाली डायग्राम है ना? हाँ भाई हाँ, ऐसी बातें करेगा ना तो मेरा डरा सा देता है मुझे। 2 मिनट है, फटाफट देख ले। बेटे जी लास्ट 30 सेकेंड।
चलो भाई, डन। Yo-yo, ma'am. Yes, ma'am. भाई बुक बंद करो, एक्टिविटी है यार, बुक बंद करो। More. ठीक है, डन। फिर लिखो वहां पे आंसर नंबर, अरे खड़ी कहाँ गई यार। बेटा वहां लिखो आंसर नंबर 21, और मुझे 21 का आंसर चाहिए, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, राइट द आंसर इन द वे यू विल राइट इट। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू हैव 3 मिनट्स ओनली, 3 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगी। स्टार्ट। बुक मत देखना, ऑनलाइन क्लास है, मैं कुछ कर नहीं सकती, चीटिंग करोगे तो फिर मैं मदद नहीं कर पाऊंगी तुम्हारी, तुम्हारी मर्जी। 3 मिनट्स। मैम लिखना है कि कॉपी में डायग्राम बनाना है इसका? बेटा क्वेश्चन नंबर 21 कॉपी में सॉल्व करना है, डायग्राम बनता है तो डायग्राम बना, लिखना है तो लिख। मेरे को क्या पता 2 नंबर में तू क्या लिखेगा पेपर में, अपने नहीं दिमाग मैम, से। आपने बोला लिखने के लिए ना, तो नहीं नहीं, अपने दिमाग से कर। क्या हुआ बेटा, क्या डाउट है? मैम ठीक से हो गया। टाइम मत वेस्ट कर, 3 तो मिनट है तेरे पास, 1 मिनट खत्म। बेटा जी लास्ट 1 मिनट। चलो ओके, हाँ जी। चलो भी दिखाओ क्या लिखना है, कौन दिखाएगा अभी पहले? मैं दिखाओगे मैं तभी मदद कर पाऊंगी। हाँ बेटा हरीश, कैमरा ऑन कर, दिखा क्या लिखा है। देखो 2 तरीके से सीखते हैं हम, एक अपनी गलती से और एक दूसरे की, तो आज हम दोनों तरीके से सीखेंगे, खुद से भी और दूसरे की भी। हियर इज द डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी। अबे ओ, इंस्टाग्राम का टाइटल नहीं डालना पे तुझे, हियर इज माय डांस परफॉर्मेंस, हियर इज द डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी। कार्टून, हेयर को काट। फॉलोइंग इज द, काट हेयर को, फॉलोइंग FOLLOWING, फॉलोइंग इज द, डायग्राम को काट, डायग्रामेटिक MATIC लिख दे, तो शाबाश काट दे, MATIC, डायग्रामेटिक दिखा नीचे, ऑफ, ऑफ को काट, इसके ऊपर लिख रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन,
presentation of antibody. ये मेरी जिंदगी का कूलेस्ट आंसर था. Here is the diagram of what? यार एक मिनट ऐसे तुझे बहुत हंसी आ रही है. रुक तेरा भी देखती जरा मैं डायग्राम है. हाँ भाई. ओके बेटा एक सेकंड रुक, मैं अपना वो जरा माइक्रोस्कोप ले आऊं. इतना छोटा. हाँ हाँ पीछे कर ले, पीछे कर ले, तू मत कष्ट कर. ठीक है देख बेटा, एक तो तेरा डायग्राम तो चिंदी बनाया तूने. इतनी कंजूसी. शीट क्या घर लेके जानी है तूने है? कॉपी है मैम, शीट नहीं है ये. यार तुम लोग ना हंसना बंद करो, मुझे डायग्राम नहीं दिख रहा मुझे उसका. बीच में हंसना बंद करो, घर पे बैठ के हटो. तेरा डायग्राम बहुत छोटू है. ठीक है इसको थोड़ा बड़ा बनाना है कष्ट करके. पहले तो तूने पेन से बनाया, पेन से बनाया ना ये, यो मैम. है ना. पॉइंट्स नोट कर ले, और ये पॉइंट्स का ध्यान रखियो, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ मैं. ठीक है तो पहली चीज बहुत अच्छी है, इसने कार्बन और एन टर्मिनल दिखाया है. प्रोटीन की चेन है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, वेरी गुड. दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड इसने दिखाया है लेकिन लेबल नहीं करे. तो बेटे डाइसल्फाइड बॉन्ड लेबल करना है. ठीक है क्योंकि इस डायग्राम की मेन चीजें तो यही थी ना, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड वहां लिखना है. तीसरी चीज, तेरा डायग्राम बहुत छोटा है, इसको थोड़ा सेंटर में बनाता, थोड़ा बड़ा बनाता तो ठीक रहता. थोड़ा सा बड़ा बनाना था, राइट. और बाकी ये देख, एंटीजन बाइंडिंग साइट दिख रहा है तुझे लिखा हुआ? यो मैम. तूने लेबल एकदम अच्छे सही करा है. मैं तो को ये बता रही हूँ कि वो इंप्रेसिव कैसे दिखेगा ना, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ. देख एंटीजन बाइंडिंग साइट ऊपर वाली लाइन से टकरा रहा है, ये दो लाइनों के बीच में लिख रहे थे ना. अब हैवी चेन देख, तूने आराम से लाइन के ऊपर लिखा है, वो सुंदर लग रहा है. एंटीजन बाइंडिंग साइट कैसे टकरा सा रहा है ना, तो ट्राई करियो कि दो लाइनों के बीच में, या तो बीच में लिख, है ना, या नीचे उतार के लिख, ऐसे एक दूसरे लाइनों से टकरवा मत. समझ आई? यो मैम. डायग्राम थोड़ा ठीक दिखता है. वैसे तूने फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल लिखा है, गुड. ऊपर इसने बोल भी दिया हियर इज द एंटीबॉडी, लेकिन थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाइयो और डाइसल्फाइड बॉन्ड को लेबल करना था. तो आंसर इज गुड. गुड बेटा. हाँ भाई हर्ष. और दूर ले जा, बाहर ले जा, स्पेस पे ले जा. अब इसके ऊपर मार दे. यार ये तो ब्लर हो गया. नहीं दिख रहा बेटा, ये ब्लर हो गया, मुझे ब्लर दिख रहा है हो गया मैम. बेटा. ब्लर हो गया. रीट्राई करियो थोड़ी देर में. राजकुमारी पंखा दिखा रही है टोपी पहन के. मेरा पंखा चल रहा है, मैं दिखाऊं? अच्छा राजकुमारी. राजकुमारी पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, चलो ये ठीक है, इसने नीचे लिख दिया. ठीक है पहली गलती, पेन से बनाया डायग्राम. डायग्राम पेन से नहीं बनेगा. तेरे पास पेन नहीं है तो मांगना था किसी से. तो पहली गलती तो डायग्राम पेन से बना है. ठीक है खुद नोट करना है. आप अपने लिए सुन रहे हो ना, तो ध्यान से सब नोट करेंगे. पेन से नहीं बनाना है, पेंसिल से बनाना है, भीख मांगने ना आगे पीछे से. दूसरा, ये स्केल से बनाया तूने? नहीं ना, नो मैम. है ना. तो देख कितना डिसओरिएंटेड सा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ऊपर से सूझा हुआ है, नीचे से पत्तू हो गया. तो स्केल से बनाना है, राइट. स्केल की बिना मत बनाना, एक स्केल ले जाना, राइट. तीसरा देख बेटा, देख तूने हर जगह पे लेबलिंग करी है ना. लाइट चेन तूने राइट साइड लिखी है, हैवी चेन राइट साइड. गलत नहीं लिखी, लिखी सही है, लेकिन एक तरफ लिखते तो थोड़ा सा अच्छा लगता है डायग्राम. तो ट्राई करना एक तरफ लिखे, और हो सके तो तू कैपिटल्स में लिखना. ओके यो मैम. बाकी तेरा डायग्राम अच्छा है, तूने इससे ज्यादा अच्छे बॉन्ड्स बनाया, सो दैट इज गुड. ठीक है गुड. हाँ बेटा आकांक्षा. सब कंबल में बैठे हैं. कोई बात नहीं, निपटा ले. प्रीति तब तक तू स्टार्ट कर दे, उसको समय लगेगा. अच्छा आ गई आकांक्षा, रुक जा भाई. ठीक है प्रीति वेट करो, आकांक्षा ला दे. ठीक है प्रीति थोड़ी देर के लिए ऐसे होल्ड करियो आकांक्षा, तुम्हें कुछ समझ आ जाएगा. बेटा तेरी तेरी तूने डायग्राम बीच में बनाया, दैट इज गुड. ठीक है हैवी चेन लाइट चेन अलग अलग जगह पे लिखा है ना, वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज गलत. डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी इंट्रोडक्टरी लाइन दे दिया, दैट इज गुड. पेन से बनाया तूने भी ना, यो मैम. ये गलत है ये. अच्छा ठीक है
और इसमें तूने भी स्केल यूज करा, दैट इज रॉन्ग। ओके, तो डायग्राम का साइज तो ठीक है तेरा, सेंटर में है वो भी ठीक है, गलती ये है पेन से बनाया। लेबलिंग एक डायरेक्शन में कर दे, और या तो कैपिटल में नहीं लिखना, तेरी हैंडराइटिंग तो ठीक है, कैपिटल में नहीं लिखना तो एटलीस्ट एक साइड लिख ले। ओके, ये बहुत डिसोरिएंटेड सा है। ये क्या लिखा है? स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की पहले 3 डॉट्स क्या है? ये 3 डॉट्स क्या बनाई है ट्रायंगल में? मैम डायग्राम के बाद में ऐसे ही बनाया है? ये देयरफॉर का साइन होता है। मैं वही पूछू, देयरफॉर लिखा है क्या ये तूने? ये यस मैम। ये देयरफॉर का सिंबल है। जब हम किसी डायग्राम के नीचे लिखते हैं तो हम बस उसका नाम लिखते हैं, उसकी रिप्रेजेंट, तो देयरफॉर लिखने की जरूरत नहीं थी। ओके, बाकी डायग्राम अच्छा है, गुड। हाँ प्रीति अब दिखा बेटा। प्रीति डायग्राम ना थोड़ा नीचे बनाना था, ऊपर 2 लाइनें छोड़नी थी। वो जो तूने एकदम घुसा के लिखा है ना एंटीजन बाइंडिंग साइट, उसको लिखने के लिए जगह मिल जाती। ठीक है, दूसरा पेन अब उससे नहीं बनाया ना, अरे तूने उल्टा बना दिया यार, तूने लाइट चेन अंदर बना दी है एक तरफ, राइट साइड देख। यस मैम। डायग्राम पुट्ठा बन गया, तो यहाँ पे तो डायग्रामेटिक एरर हो गया। बेटा नीचे क्या लिखा है तूने? मैम फिगर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ओके, और ये इधर क्या लिखा है? 2 लिखा था कि कैपिटल लेटर में लिखना अच्छा है। अच्छा ठीक है सजेशन लिखे, गुड गुड गुड। स्केल से नहीं बनाया, स्केल से बनाई, और तूने भी लेफ्ट और राइट कहीं पे भी लेबलिंग करी है ना, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। और ये लिखा है ना एंटीजन बाइंडिंग साइट, बेटा तूने एक जगह लिख लिया ना एंटीजन बाइंडिंग साइट, दैट इज इनफ, दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं थी। ओके, यो मैम। एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड आपने भी नहीं लिखा, तो वो मेंशन कर देना, वो इंपॉर्टेंट था। बाकी डायग्राम सेंटर में बनाना है, मैं लिख ले कि थोड़ा सेंटर में, मतलब ऊपर से 2 लाइनें एटलीस्ट छोड़ते रहे, लीव एटलीस्ट 2 लाइन्स। बाकी तेरा सही है, गुड बेटा। शुरू। सूर्य ने अपनी एंटीबॉडी को खा पिला के हट्टा कट्टा कर रखा है ना? बेटा हाथ टिका ले तो मुझे दिख जाए, लैपटॉप तो मैंने टेढ़ा कर लिया है। नहीं वो कोई बात नहीं, मैंने कर लिया था टेढ़ा। ए देख ये खेल रही है मेरे साथ। मत हंसो, बीच में मुझे दिखता नहीं है फिर। ओके सूर्य, तेरा डायग्राम ना मुझे सही नहीं दिख रहा बेटा। तो जहां तक मेरे को लग रहा है हिसाब किताब की एंटीबॉडी ने कुछ खा लिया है, वो सूज गई है। मोती मोती बनाई है तूने, स्केल तो तूने भी यूज नहीं किया। हरीश हंसना बंद कर। स्केल बेटा तूने भी यूज नहीं किया, पेंसिल से बनाया, पेन से शुरू। मैम पेन से है। पेन से है ना, तो पेंसिल से बनाना है। ठीक है, मुझे लिखा तो दिख नहीं रहा, तो मैं तुझसे पूछूंगी। लेबलिंग तेरी ठीक है, इसने सिर्फ एंटीजन बाइंडिंग साइड राइट साइड लिखा है, वैसे वो भी लेफ्ट लिख लेती तो चल जाता, पर ठीक है। डायग्राम ठीक है तेरा, क्योंकि तूने ऊपर की थोड़ी सी लाइन छोड़ी है, ये जस्ट थोड़ा वो है, समझ रही है ना तू, नीचे से मोटा हो गया ऊपर से पतला हो गया, तो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल एक्यूरेट बनाओ, लेकिन अगर तुम एक जैसी लाइन खींचोगे ना, वो डायग्राम खुद ही देखने में अच्छा लगेगा, राइट? सो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। हर्ष, गुड शुरू। हर्ष पेन है पेंसिल? पेन। पेन है, तो राइट साइड को क्यों झुक गया ये? इसको पोनी मारी है तूने? एक काम कर, वो शीट के बीच में वो जगह होती है, वो घुस के लिख ले पूरा। सेंटर से किया था स्टार्ट। अबे ओ, अगर लेफ्ट साइड पे जगह है लिखने की, तो राइट को क्यों लेबल कर रहा था? लेफ्ट से कर लेता है, समझ आया? लेफ्ट में अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा लगता। राइट में सही दिख नहीं रहा है, लेफ्ट में अच्छा नहीं लग रहा है तेरे को। कुछ भी। डाइसल्फाइड बॉन्ड लेबलिंग सही, हैवी लाइट चेन, एंटीजन बाइंडिंग चेन, दैट इज आल्सो करेक्ट। एन टर्मिनल वो भी ठीक है, सी टर्मिनल वो भी ठीक है। लेबल जो चीजें करनी थी वो तूने करी है। डायग्राम की विड्थ भी देख लो इसकी, ठीक है शुरू देख, बहुत मोटा नहीं है बहुत पतला नहीं है, नॉर्मल है, राइट? तो ये भी ठीक है। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिया इसने, एक ही सल्फर दिख रहा है मुझे सही से लिखा हुआ, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ना बीच में, जरा एक बार एनसीईआरटी में डायग्राम देखियो, वो थोड़ा ठीक कर लियो।
राइट। बाकी ना एकदम घुसा, मेरा सेंटर में बनाने का डायग्राम का पर्पस हर्ष यही है कि उसकी लेबलिंग एकदम क्लीन है। तेरी लेबलिंग ना उस तरफ को बिल्कुल जा रही है, राइट। बेटर होगा अगर सेंटर में कर लेगा थोड़ा। बाकी तूने अच्छा बनाया, गुड। नीचे तूने लिखा है ये किस चीज का डायग्राम है? मुझे देखा नहीं। टॉप पे लिखा है। डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी इज ड्रॉन बिलो। हाँ ये भी लिख सकते हैं, चलो। हेयर इज द एंटीबॉडी तो गुड। और किसी का रहता है? बाकी कहाँ गए? अरे बे दिखा दो। सूर्यांश, सात्विक, संतोष, सारिका, महक, मयंक, कशिश, आर्यन, अंशिका। बेटे दिखाओगे मैं तभी बता पाऊंगी, ठीक है? नहीं तो मैं फिर ऐसे स्पेसिफिकली बता नहीं पाऊंगी आपका एरर का, राइट। अब एक एरर सब में था, वो क्या था? क्वेश्चन था ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी। आई एग्री, सीधा डायग्राम है तो आपको थ्योरी नहीं लिखनी। लेकिन मैंने कल बात बताई थी ना कि जब भी डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें साफ लिखा है कि डायग्राम ही बनाना है, आपको थ्योरी नहीं लिखनी। दैट मीन्स आप एक चीज जरूर करोगे। मैं लिखूंगी आंसर नंबर 21, या तो मैं पहले लिखूंगी डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन लिखूंगी यहाँ पर? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की। या फिर मैं इंट्रोडक्टरी लाइन लिखूंगी जैसे हमने हरीश पे लिखी थी ना, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटीबॉडी, या डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी इज गिवन बिलो, है ना? तो या तो आप डेफिनेशन लिखोगे या इंट्रोडक्टरी लाइन लिखोगे। लेकिन आप लोगों ने नहीं लिखी ना जिसने, तो वो गलत हो गया, राइट। यो मैम। यस बिना डेफिनेशन के नहीं लिखनी है, जैसे हर्ष ने लिखी है, हरीश ने लिखी है ना? और हरीश हैशटैग नहीं बनाने, ठीक है? Here is my antibody bro. Bro not cool. Okay. अच्छा चलो, पर गुड गुड जॉब। आई होप आप लोगों को अब बनाया है ना तो अब तुमको ज्यादा समझ आएगा। मेरे बोलने से नहीं आने वाला था इतना समझ। अब मेरे को फटाफट बताओ, मैं जानना चाहूंगी तुम क्या बोलने वाले हो उसमें। कहाँ गया वो सवाल? अबे वो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे, ये तो बहुत ज्यादा है। यार एक शीट पे आएगा नहीं, चलो मैं दूसरा करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 में आपके पास दो ऑप्शन है करने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2 नंबर का क्वेश्चन है ना ये, यो यस है ना? 2 ऑप्शन है तेरे पास, या तो ये करना लेट से दिस इज 27 का ए, या फिर ये करना दैट इज 27 का बी। कह सकती हूँ मैं इसे, ऐसा है ना? यस बेटा मेरे को ये बताओ कौन से करते? मैम बी। एक बी बी क्यों करते? मैं एक आसान है। कॉजेटिव वजह। चलो ए क्यों करते? ज्यादा अच्छे से आता। ज्यादा अच्छे से आता है, ओके, नॉलेज आता है इसकी। बी और क्यों ए करते? ए वाले बताना थोड़ा अपना रीजन, कंपेयर करेंगे। बोल बोल। और कोई बच्चा नहीं जो ये करेगा? है गलत आंसर नहीं बोल रहा, वो अपनी जगह सही बोल रहा है। और कोई? ठीक है, बी क्यों करते भाई फिर? क्योंकि है आधा पार्ट है तो हाफ हाफ नंबर का होगा एक क्वेश्चन। और कोई? देखो बेटा, पहले तो 27 और 27 का ए और बी में क्या फर्क है? गिव 2 रीजंस फॉर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी क्यों है? ये धरती है, ये इक्वेटर के पास जो रीजन है आप उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। भाई बायोडाइवर्सिटी क्यों है? इसका बहुत अच्छा रीजन है कि यहाँ पे सनराइज सीधी पड़ती है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी रहती है, ठीक है? बहुत ज्यादा ये एरिया रेजिलियंट है, रेजिलियंस शो करते हैं। ये सब आंसर एक्चुअल में लिटरली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तुमको मिल जाएगा। तो 2 रीजंस पूछे थे उसने, क्वेश्चन भी था 2 मार्क्स का। एक रीजन लिखती, मैं एक रीजन लिखती, 2 मार्क्स मेरी जेब में सीधा आते, है ना? नीचे आती हूँ, अगर मैं ये पार्ट करती राइट द कॉजेटिव एजेंट, ये अगर तुमको आता है, जैसे हर्ष ने बोला कि मेरे को नॉलेज नहीं है, तो अगर तो तुमको चारों के पक्का पता है कॉजेटिव एजेंट, तो भाई ये वाला करते। नहीं पता तो फिर तुम ऊपर वाले करते। तो ए और बी में से बेटर आंसर एक्चुअली कौन सा था? बी वाला था। क्यों? क्योंकि बेटा तू तो 2 रीजन लिखाएगा कि बायोडाइवर्सिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि भाई वहां सनलाइट ज्यादा पड़ती है, वहां का एनवायरमेंट स्टेबल लेता है। लेकिन हो सकता है ना इसके अलावा कोई और बेटर ऑप्शन हो सकता था। बायोडाइवर्सिटी वहां पे ज्यादा होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं।
तो जरूरी नहीं है ना कि जो तूने थ्योरी में आंसर लिखा वो उतना ही इंप्रेसिव था जितना तेरे दिमाग में है। हो सकता है उस तरीके से आंसर प्लॉट नहीं हुआ। तो जब हम थ्योरी लिखते हैं ना ज्यादा, तो वहां पे मार्क्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, नीचे था राइट द कॉजेटिव एजेंट ऑफ फॉलोइंग डिजीज। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 डिजीज के नाम लिखने हैं कि उसको बीमारी करता कौन है। दैट मींस हर आंसर के ऊपर मुझे आधा मार्क्स मिलेगा। तो अगर मैंने सही आंसर लिखा तो इस पे तो मार्क्स कट ही नहीं सकता ना, इस पे तो पक्का मार्क्स देने पड़ेंगे। ऐसे थोड़ी टीचर बोलेगा कि नाम नहीं, मेरे को ये नाम नहीं पसंद है। टाइफाइड किसने करता है? टाइफाइड कौन करता है? सैल्मोनेला। सैल्मोनेला टाइप। सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, अगर मैंने लिखा सैल्मोनेला टाइफी और मैंने उसको सेपरेटली लिख के अंडरलाइन करा तो मेरे को नंबर देने पड़ेंगे टीचर को। इट इज लाइक मैथ ना। अगर यार जब तुमने आंसर निकाल दिया, आंसर तो आ गया, गलत थोड़ी कर देंगे, वो तो एग्जैक्ट आंसर है। इसलिए मैथ अच्छी होती है कि अगर आंसर करेक्ट आ गया तो फिर तो बस, फिर कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सो दिस इज अ बेटर आंसर, क्योंकि एक तो तुझे 4 मौके मिलते हैं अपने आंसर को बढ़ाने के, प्लस तू जो भी अगर सही आंसर लिखता तो सही मार्क्स मिलते ही मिलते। यहाँ पर यार क्योंकि ये लंबा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ना, तो चाहे तो 2 पॉइंट्स लिख देता, जरूरी नहीं है 2 नंबर मिलते, हो सकता है टीचर 1.5 दे जाती, लेकिन नीचे वो काट नहीं सकते थे नंबर। तो नीचे वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। तो जहां ज्यादा ऑप्शन मिले ना किसी क्वेश्चन में, उसको करना चाहिए, बस शर्त है तुमको नॉलेज हो। समझ आई बात? यस। यो यो मैम। ठीक है, ऐसे नीचे आ रहे हैं। अब बताओ विच वन यू विल डू इन 29, 1 वाला या 2 वाला? पढ़ लो एक बार। फर्स्ट। फर्स्ट क्यों? इजी लग रहा है। इजी है, यानी कि क्वेश्चन वो इजी नहीं होता। कभी कोई नीट का पेपर इजी नहीं आता, जिसने पढ़ा होता है बस उसको इजी लगता है, यानी कि तुम्हें नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज है इसलिए। और कोई? देखो, राइट 4 कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कितने? 3 मार्क का क्वेश्चन है, यानी कि दो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1.5। 1.5। हाँ, तो यार ये अपने माइंड में क्लियर कर लेना। तो नीचे भी 2 ही है तो 1.5 मार्क का है, तो ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो राइट 4 कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसमें स्पेसिफिकली 4 कॉजेस बोला है बायोडाइवर्सिटी ऑफ, दे आर टॉकिंग अबाउट ओएसी, ओएक। ऊपर बात कर रहे थे हम, नीचे क्वेश्चन भी आ जाए उसके ऊपर। हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन, ये है बायोडाइवर्सिटी लॉस में। आपको ओएसी मिलेगा, नीट में भी लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आया है एचओएसी के ऊपर से, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, देखो 4 पॉइंट्स लिखेगा तो उसमें 1.5 नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एकदम क्लियर 4 पॉइंट लिख दिए, 1 2 3 4। राइट इट्स इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम। इन बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या इफेक्ट है इकोसिस्टम पे? अब इसमें 1.5 नंबर मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि तुम्हारा जो भी इफेक्ट है वो सामने वाले को उतना ही इंपॉर्टेंट लगे, दैट इज डिफिकल्ट। तो मैं मानती हूँ कि इसमें टीचर मैक्सिमम वैसे 1 नंबर देने वाले बच्चों को, शायद ही हो कि कोई इसने अद्भुत आंसर लिख दिया हो कि 1.5 नंबर मिल जाए, वैसे 1 ही मिलेगा जहां तक मैं एज ए टीचर बोल सकती हूँ। तो ऊपर वाले में आपको 1.5 नंबर मिल सकता है अगर आपने चारों लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे 1 मिल जाएगा। कितने हो गए? 2.5। 2.5 का तो समझ 3 हो ही जाता है। नीचे आते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोपेटेंट? बायोपेटेंट हमने पढ़ा था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अब इंपॉर्टेंस स्पेसिफिकली तो तुमने पढ़ी भी नहीं, तो इसने ना बताया भी नहीं है कि राइट 2 इंपॉर्टेंस। वो अगर 2 बोलता तो मैं हिसाब लगा लेती कि 1.5 नंबर में वो डिवाइड करेगा, लेकिन इसने नंबर नहीं बोला ना, तो जनरली बोल रहा है, खुला आंसर है ये। इसे कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि इंपॉर्टेंस लिख दो जितनी मर्जी। तो इसमें यार कोई बच्चा हो सकता है 5 पॉइंट्स बना के आया है, तुम बना के आ जाओ 3, तो तुम्हारे नंबर कट सकते हैं। तो इसलिए दिस इज नॉट अ गुड आंसर। इसमें 1.5 नंबर नहीं मिलने वाला, इसमें मुश्किल से 1 नंबर मिलेगा, मैक्सिमम को आधा मिलेगा, क्योंकि ये आधे लोगों को पता ही नहीं होगा। वेयर डू वी यूज टैग पॉलीमरेज एंजाइम? वेयर डू वी यूज तो लोकेशन होगी, कहाँ यूज करते हैं हम? पीसीआर। पीसीआर। इन पीसीआर। चल, तो इस पे तो तुम्हें मिलेगा आधा नंबर। इसके बाद तुमको एक्सप्लेन करने पड़ेगा टैग पॉलीमरेज क्या है, कहाँ से ऑब्टेन करते हो, क्या इसका एग्जैक्ट यूज होता है और इसी को क्यों यूज करते हो। तो अगर किसी को इतना डिटेल में पढ़ा तो शायद तुमको इसमें मिल जाए 1 और नंबर। लेकिन नीचे वाला आंसर बहुत ज्यादा खुला है, ऊपर वाला आंसर में चांसेस ज्यादा है नंबर मिलने की। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना क्वेश्चंस, तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो बेटर रहता कि आप ऊपर वाला चूज करें। समझे? यस। तो जब भी आंसर चूज करना है बेटा, सबसे पहले तूने ये देखना है तुझे नॉलेज किसके बारे में ज्यादा है।
ठीक है। और अगर तुम्हें दोनों ऑप्शंस में नॉलेज है, ऑलमोस्ट सिमिलर सी है कि यार दोनों मुझे लगभग सेम से पता है, देन चूज जिसमें आपको मौका ज्यादा मिले नंबर गेन करने का। तो पहले ही क्वेश्चन को डिवाइड कर ले, 3 नंबर का है, ये मेरा 1.5 नंबर की मेहनत है, ये 1.5 नंबर की, पहले डिवाइड कर लेगी ना तो फिर इजी हो जाएगा समझना। समझ आई? यो मैम। यस बेटा अभी होमवर्क लिखो सारे, होमवर्क इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तुम्हें रिटन की प्रैक्टिस ऑनलाइन में तभी करा सकती हूँ जब तक तुम लिखना स्टार्ट ना करो, ऐसे तो हो नहीं पाएगा है। अभी तुमने डायग्राम बनाया तो काफी लोगों को कुछ कुछ पता चला होगा, इससे पहले ध्यान नहीं गया होगा। होमवर्क तुम्हारा ये है कि तुमको ये बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं ना और सबके बीच में और लिखा है, तो कोई भी एक क्वेश्चन करके आना है सॉल्व। जैसे 30 में और में से कोई एक पार्ट सॉल्व करके आ, 29 में और में से कोई एक पार्ट सॉल्व करके, 27 और में से कोई एक पार्ट सॉल्व करके, 25 और में से कोई एक पार्ट सॉल्व कर करो। तो लॉन्ग क्वेश्चन का कोई एक पार्ट सॉल्व कर आना है, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे? इट इज एन ओपन बुक। होमवर्क आपका ओपन बुक है। ओपन बुक का मतलब है यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से देख के बनाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर ड्रॉ करना है ना, डिजाइन करना है, एनसीईआरटी की मदद ले सकते हो, तुम नोट्स की मदद ले सकते हो। क्या अलाउड नहीं है? दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट से आंसर ढूंढ के मेरे को मत लिख के भेजना यार, वो अपने पास ही रखोगे। नो यूज ऑफ इंटरनेट। और प्लीज यार मत करना, क्योंकि मुझे आंसर पढ़ते सारी दूसरी लाइन में पता चल जाएगा इंटरनेट का आंसर है, मैं तुमसे ज्यादा यूज करती हूँ। ठीक है, तो इंटरनेट से आंसर देख के मत लिखना, मुझे मत भेजना यार, वो फिर मेहनत नहीं है, वो पागलपन है यार, खुद करो, मेरे को क्यों पका रहे हो, है ना। तो बिना इंटरनेट यूज करे एनसीईआरटी और नोट्स की मदद से और का कोई एक पार्ट सॉल्व कर आना है, वो क्वेश्चन लिखना और उसके नीचे आंसर लिखना है। मेरे को पता है ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन तुम्हारा पेपर है ना, तुम्हारा पेपर इन्हीं से प्रिपेयर हो जाएगा बोर्ड्स का। और जब तक तुम लिखोगे नहीं तुमको पता नहीं चलेगा तुम्हारी गलती क्या है। तो ये लिखो, मुझे 12 PM से पहले भेज देना आज, जितना होता है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो तुम मुझे 12 PM पहले भेज दोगे, मैं तुमको वॉइस मैसेज में तुम्हारे क्वेश्चन समझा दूंगी। 12 बजे के बाद मत भेजना यार, मैं सबका नहीं ले पाऊंगी, फिर मैं क्लास में कल जनरल एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो अगर किसी को पर्सनली जानना है कि क्वेश्चन कैसे करना है तो मुझे आंसर भेज देना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी पर्सनली। बाकी क्लास में मैं एक बार सबके सामने जो जर्नल करूंगी वो जर्नल रहेगा। क्लियर? यो यो So do your homework, you have to practice, only then you will learn how to do it.